प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। मैं नकुल पराशर उपस्थित हूं आप लोगों के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जहां आप लोग मुझे अपनी कुंडली मेरे कार्यक्रम के कमेंट में देते हैं। तो आइए आप लोगों के भेजे गए सवाल और उसके उत्तर को ढूंढने के क्रम में ये 1 घंटे की यात्रा शुरू करेंगे लक्ष्मी जी के साथ। इनका नाम ही लक्ष्मी है। ये हैं बोकारो झारखंड से। 19 नवंबर 1989 6:40 बोकारो झारखंड। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहती हैं उन सभी लोगों की कुंडलियां जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बोकारो झारखंड 19 नवंबर 1989 6:40। इस आधार पर इनकी कुंडली बनेगी वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो कहने का मतलब क्या है कि लग्न में 8 नंबर की राशि का निर्माण हो रहा है। मूलतः वो 8वें भाव की राशि है। मतलब अगर लग्न में 8 नंबर की राशि बनेगी यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा स्वास्थ्य से लेकर के चिंतित होगा, इम्यून कमजोर रहेगा, प्रतियोगिता ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है और जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आए दिन बनी रहती है। ये सामान्यतया होती है ये बात वृश्चिक लग्न वालों की। तो यहाँ 8 नंबर लिखा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं क्योंकि वो चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति हो जाते हैं। इस कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व तो मंगल को प्राप्त होगा, सूर्य को प्राप्त होगा और गुरु को प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में आपने पूछा है कैरियर सेट कब होगा। कैरियर सेट करने के लिए एक ही चीज़ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो जातक हो या जातिका, सूर्य की पूजा। बस सूर्य की पूजा। उसके अलावा इस कैरियर को सेट करने का ना कोई उपाय ही नहीं है। और प्रायः आपको जितने भी उपाय दिए जाते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। मैं नहीं चाहता। सूर्य की पूजा जितना ज़्यादा हो सके किया करिए। उनके मंत्रों का जप, उनकी आराधना, नियमित रूप से जग करके उनको खुश करना। तो आपकी कुंडली में जो कि वृश्चिक लग्न की बनती है, मंगल यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के कहाँ बैठे हैं? व्यय में। ये परेशानी का कारण बना क्योंकि लग्न को ही व्ययात्मक स्थिति में जाते हुए, लग्नेश को ही व्यय की स्थिति में जाते हुए देखा जा रहा है। और ऊपर से बैठे वो कहाँ हैं? तो जो इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कमजोर ग्रह के रूप में देखने को आता है शुक्र, क्योंकि आपकी कुंडली में वो सप्तम और 12वें भाव का अधिपति इस कुंडली के लिए वो कहीं ना कहीं कमजोर बनता है और उसकी दशा अभी आपके ऊपर से चल रही है। गुरु की दशा अंतर में आए हैं गुरु 2020 के तीसरे महीने में, जो बैठे हैं जाकर के पंचम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी को देने वाले होते हैं क्योंकि अष्टम भाव में बैठा ग्रह या अष्टम भाव का अधिपति अगर एक्टिव होगा तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी तो देता है। हालांकि वो कई चीज़ों पे निर्भर भी करता है। आपकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। लग्न में सूर्य बैठेंगे वृश्चिक राशि में, तो कहने का मतलब क्या है कि वो ग्रह जो सूर्य अभी आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है वो दरअसल अभी नीच की राशि से निकल के ही आया है। मतलब वो प्रभावित तो हो रहा है ना, और परेशान तो अपने आप को और आपको कर रहा है ना। इस वजह से आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है। उसको नियंत्रित करिए, सूर्य की पूजा करिए, हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का थोड़ा जप करिए अभी। और अभी आपकी कुंडली में एक छोटे से वक्त में, हालांकि अंतर प्रत्यंतर में तो अभी अंतर में देख रहा हूं, तो जब तक गुरु की दशा है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी देवताओं की आराधना, देव मंदिर की उपासना वगैरह कर लेनी चाहिए जाकर के, क्योंकि अभी आप राहु की दशा से जस्ट निकले ही हैं। और राहु की दशा के बाद शुक्र और गुरु का अंतर, मतलब शुक्र की दशा जो कि आपकी कुंडली के लिए बड़ी कमजोर होता है और ये परेशान करने वाला ग्रह व्ययात्मक स्थिति में ले जाता है, तो व्यक्ति के कैरियर को कमजोर करता है, नौकरी छुड़ाने वाला काम कर सकता है। और शुक्र की दशा वो पूर्वा खाड़ा नक्षत्र में बैठे हैं, अपने नक्षत्र में तो बैठे हैं लेकिन शत्रु के भाव में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बैठे हैं वो 9 नंबर की राशि में। हालांकि उस भाव का अधिपति उसको देख रहा है तो धनु राशि बलवान हो रही है, लेकिन अभी की स्थिति प्रत्यंतर में जाकर के देखता हूं तो 2020 के 10वें महीने में एक स्थिति आपकी कुंडली में छोटे से टाइम के लिए नौकरी के प्रयास करने के लिए आ रही है। लेकिन एक बात बता देता हूं, अभी शुक्र में गुरु हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से सप्तम के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं और व्यय भाव के अधिपति में
या सप्तम भाव के अधिपति जो कि शुक्र और व्यय भाव के अधिपति जो कि शुक्र बनते हैं, उनकी दशा में द्वितीयेश और पंचमेश की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। धन के क्षेत्र को रोकने के लिए ये जानी जाती है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप सूर्य की पूजा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी बनता है क्योंकि आपकी राशि कर्क की है। चंद्रमा भी मुझे कमज़ोर ही देखे जा रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। इस आधार पर एक बात कहूँगा, गणेश जी की पूजा और सूर्य की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, ये मन से करिएगा तो निस्संदेह लाभ होगा। और सूर्य को आराधित करिए। आपके आराध्य देव निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सूर्य को मनाने की है, क्योंकि रोजगार परक क्षेत्र में जाने के लिए सूर्य की उपस्थिति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है कपिल जी की, 22 नवंबर 1993, 21:40 हरियाणा। यहाँ से जो कुंडली बनेगी वो कर्क लग्न की बनेगी। अब गौर करिए आपकी कुंडली में कर्क लग्न की स्थिति क्या है, मतलब लग्न वो मूलतः यहाँ की राशि है। यहाँ की राशि बनी कर्क लग्न, यानी कि हृदय क्षेत्र बना, और वो लग्न में ही बना, यानी कि व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा है। सवाल है इनका विदेश जाने का, बिल्कुल जाइए। आपकी कुंडली में तो विदेश भाव का अधिपति ही यहाँ बैठा है और यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति जो बनते हैं आपकी कुंडली में शनि, वो वहीं बैठे हैं। अब शनि चंद्रमा लग्न के अधिपति अष्टम में गए हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा पापक तो नहीं, पुण्य शुभग्रह होते हैं, लेकिन उस चंद्रमा की जो स्थिति है वो बन रही है अष्टमेश के साथ। और लग्न का अधिपति अगर अष्टमेश के साथ बैठेगा ना, वो परेशान करेगा। ऐसी स्थिति में रोजगार में भी कभी कभी दूर जाना पड़ता है और परेशानियां बनती रहती हैं, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में शनि यहाँ बैठेंगे, तो सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ बैठे तो उनको तो बल मिलेगा, लेकिन लग्नेश स्वयं अपने आप को कमजोर कर देते हैं और अपने प्रभावों को वो कमजोर करने के लिए जाने जाते हैं। पापक ग्रह अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर बैठ जाए तो वो उस भाव के फल को तो वृद्धि में दे देता है, लेकिन खुद प्रभाव से कमजोर हो जाता है। ये बात है। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी, ये परेशान करेगा। और दरअसल एक बात बताऊं तो सातवीं दृष्टि से ये धन भाव को शनि और चंद्रमा का विषदोष बन रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अपने कैरियर पे, बहुत ज्यादा। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपका मन ठीक है, गुरु केंद्र में है, ये भी ठीक है, लेकिन वो तुला राशि के हैं। शुक्र वहां का अधिपति वहीं बैठा है, बुध भी विदेश भाव का अधिपति होकर के वहीं बैठा है। इस स्थिति में कि जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु, सूर्य और मंगल यहां बैठे हैं, ये व्यक्तित्व को कमजोर करते हैं और व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र में जाने से पहले और व्यक्ति के एजुकेशन को कहीं ना कहीं बाधित करने के भी लिए जाने जाते हैं। हालांकि ज्ञान भाव का अधिपति आपकी कुंडली में ज्ञान भाव में ही बैठा है, अनुराधा नक्षत्र में बैठा है और शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। इस वजह से ज्ञानेश को कहीं ना कहीं कमजोर में देखा जा रहा है, क्योंकि दरअसल वो उसके शत्रु है ना। मंगल ने जिसके नक्षत्र को धारण किया है वो उसका परम शत्रु, और इस कुंडली में भी वैसे भी सप्तमेश और अष्टमेश बनता है। नौमांश में अगर देखता हूं तो वो शनि आपकी कुंडली के लिए बनते हैं पंचम और छठे भाव के अधिपति, और जाकर के बैठे हैं उच्च के, यानी कि यहाँ पे कि नौमांश में अगर जन्म कुंडली में देखता हूं तो अष्टम भाव का अधिपति जो लग्न में बनता था शनि और सप्तम भाव के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं थे शनि, लेकिन नौमांश कुंडली में वो पंचम और छठे भाव के अधिपति होकर के उच्च के हो रहे हैं धन भाव में, यानी कि स्थिति अगर व्यक्ति मेहनत करे तो 100% ठीक हो सकती है। आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा भी चल रही है और वो सप्तमेश अष्टमेश होकर के नौमांश कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं। D2 चार्ट में, यानी कि अगर होरा कुंडली की बात करता हूं तो वहां पे शनि जो बैठे हैं वो सूर्य के होरा में बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं होता है, वो थोड़ा परेशान करने वाला बन सकता है। मतलब ग्रह की दशा जो है वो थोड़ी सी रश कराने वाले भी हो सकती है। दशमांश कुंडली में शनि अपनी राशि के बैठे हैं। आप निश्चित रूप से दशमांश कुंडली मतलब कैरियर के लिए शनि का प्रभाव ठीक दिख रहा है, लेकिन लग्न कुंडली में उसकी थोड़ी सी कमजोरी मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो नीच की दृष्टि से देखेगा। तो इस वजह से हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिरों का दर्शन, और अगर हो सके तो मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ घर में कर लेना चाहिए। आपके कुंडली में विदेश जाने के योग भी हैं, और अभी मैं समझता हूं कि 2021 के तीसरे महीने तक या उसके बाद भी आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अगर बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं तो 2021 के 12वें महीने में बहुत प्रबल योग आ रहा है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं।
आप हैं बहुत भावुक श्रीमान, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम में बैठा है और वो अष्टमेश के साथ बैठा है। शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के पुण्य ग्रह होते हैं, चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। अष्टम में लग्नेश का बैठना कई बार कमजोर कर जाता है, तो जरा गौर करिएगा, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ा सकती है। अब आइए शुरू करते हैं। अगली कुंडली है नीलम जी की, 18 मार्च 1981, 11:30 कानपुर उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। लग्न के अधिपति देखने को तो वो भाग्य भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को भाग्यशाली और भाग्यवादी भी बनाएंगे, क्योंकि मिथुन लग्न है, वो भगवान ठाकुर जी का भक्त होता है। भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं? विचार करिए, अष्टमेश की राशि में। और यहाँ पे कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि भाग्य भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति भी हो जाने के कारण कहीं ना कहीं वो लग्नेश को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो अष्टम भाव से अगर उसका संबंध बनेगा लग्नेश का, तो स्वास्थ्य को परेशान रखता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक हैं, वो परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और चंद्रमा की स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक है, वो शुभग्रह बन रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, गौर करिएगा, आपकी कुंडली के सुख भाव में, चाहे वो किसी भी तरीके का सुख हो, यहाँ पे अष्टम भाव का अधिपति बैठा है, ये परेशान करेगा, स्वास्थ्य को परेशान करता है। और वो बैठा किसके साथ है? जन्म कुंडली में गुरु के साथ, जो कि आपकी कुंडली के लिए, इस कुंडली जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है, उसके लिए गुरु बनते हैं दशम भाव के अधिपति। दशम भाव के अधिपति के साथ अगर शनि बैठेंगे, जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं, दशम भाव के अधिपति गुरु और अष्टम भाव के अधिपति शनि, ये दोनों सुख भाव में बैठे हैं। दशम भाव भी एक तरीके से बहुत अच्छा भाव नहीं होता है, लेकिन अरिष्ट में जाता हूं जब आपकी कुंडली के लिए, जब D30 चार्ट में जाता हूं, तो वहां पे त्रिशांश कुंडली में सारे के सारे ग्रह व्ययात्मक स्थितियों को दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है। सारे के सारे ग्रह, गुरु भी, शनि भी, राहु केतु, सब 12 में, और लग्न का अधिपति मंगल रोग भाव में ही बैठा है। इस वजह से ये परेशानी का कारण बन रहा है। तो मैं ये बात कहूँगा कि अगर रोग व्याधि बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से हनुमान जी की पूजा और शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। 2 लोगों की पूजा करिए प्रत्येक दिन। आपकी कुंडली में चंद्रमा वैसे भी एक तरफ राहु और एक तरफ शनि से ग्रसित हो रहा है। आपकी कुंडली का वो धनेश है, धन भाव का अधिपति होकर के धन का संबंध बना करके धन भाव में ही राहु और अगले ही भाव में शनि, जो कि अष्टमेश बनते हैं। ये इस वजह से भी व्यक्ति के चंद्रमा को शुभग्रह होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और गुरु, जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति होते हैं, और एक तरीके से अगर देखता हूं तो यहाँ पे वो सप्तमेश भी होते हैं। और आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, द्वितीयेश की दशा है। ये स्वास्थ्य को तो परेशान करेगी ही ना। शिव जी की पूजा, बस शिव जी की पूजा, प्रत्येक दिन शिव जी को जल अर्पित किया करिए। और इम्यून बढ़ाने के लिए आप मुझे एक बार संपर्क करिएगा, फोन करिएगा। संपर्क करने का मतलब मैं ये कहता हूँ कि फ़ोन करिए, आप लोग व्हाट्सएप मत करिए, फ़ोन करिए, सीधा मुझ पे फ़ोन करिए। आप जहाँ फ़ोन करेंगे या तो मैं ही उठाऊंगा या मेरे ऑफिस के लोग उठाएंगे, तो फ़ोन करिएगा। मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, यहाँ मैं नहीं बता सकता, इस वजह से अब आगे बढ़ता हूँ। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। पवन नाम है इनका, 13 अगस्त 1980, 23:59, हनुमानगढ़, राजस्थान। इन्होंने पूछा है भवन वगैरह के सुख के बारे में बता दीजिए। बता देता हूँ। आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, मेहनती तो आप होंगे ही, क्योंकि लग्न का अधिपति शुक्र स्वयं धन भाव में महाधनी योग लगा रहा है। लेकिन वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है, वाणी तो अच्छी होगी। और सुख भाव के अधिपति जो कि सूर्य बनते हैं, वो आपकी कुंडली में यहाँ के अधिपति सूर्य, यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली बनी तो यहाँ 5 नंबर लिखा, यहाँ सिंह राशि बनी, सिंह राशि के अधिपति सूर्य आपको जन्म स्थान से दूर भेजते दिख रहे हैं। आप कहाँ हैं अभी? क्योंकि बाहर जाने का योग दिख रहा है। विदेश भाव का अधिपति मंगल, अष्टम भाव का अधिपति गुरु, वो सब केंद्र में आ रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में त्रिकोण में आ रहा है, यहाँ का अधिपति होकर के यहाँ पे, और गुरु यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ आ रहे हैं। सुख से संबंध तो ठीक है, लेकिन अष्टमेश का अगर सुख से संबंध बनता है तो वो थोड़ा सा कभी कभी विलंब करता है। खास करके ये इस स्थिति में कि भवन वगैरह के सुख में आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गुरु वहाँ बैठे हैं और वो अष्टमेश होते हैं, इस वजह से शायद दिक्कत होती हो। और अभी वो एक्टिव भी हैं आपकी कुंडली में, दशा में हैं और प्रतंत्र में अंतर में भी हैं, तो ये थोड़े से तो मुश्किल करते होंगे। दूसरी बात बताऊं तो आपकी कुंडली में सुख भाव का अधिपति या धन भाव का अधिपति अस्त है बुध, बुध अस्त है, और वहाँ पे शुक्र बैठे हैं।
जो कि आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु, बुध और सूर्य। राहु किसके साथ बैठे? सुखेश के साथ। राहु किसके साथ बैठे? धन भाव के अधिपति के साथ। और वास्तव में तो भवन, भूमि आदि का जो सुख देखा जाता है, इसके अधिपति शुभ कर्तृ योग में है, लेकिन वो खुद अपने भाव का व्यय कर रहे हैं। एक तरफ, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत गंभीरता से, ये सूक्ष्म बात है। चतुर्थ भाव का अधिपति बना एक पापक ग्रह, ये क्रूर ग्रह, ये अपने भाव का व्यय किया। किसके साथ बैठा? द्वितीय भाव के अधिपति के साथ, और उसने धन भाव के अधिपति को अस्त किया। यानी कि वाणी तो अच्छी है, धन भाव ठीक होगा क्योंकि बुध अस्त होकर के भी बलवान हो जाएंगे, और लग्न का अधिपति अगर धन में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो ठीक ही करेगा। अब गौर करिएगा, तो सुख भाव के अधिपति अपना भाव का व्यय कर रहा है, अष्टम भाव का अधिपति उसके जस्ट आगे बैठा, प्रभावित हुआ ना? वो नैसर्गिक रूप से, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। अगर अच्छे भाव के अधिपति नहीं हैं तो निश्चित रूप से मतलब उन सब चीज़ों के सुख में विलंब देते हैं और परेशानी देते हैं। ऊपर से अगर लाभ भाव की बात करता हूं तो लाभेश गुरु ही बनते हैं, अष्टमेश और लाभेश ही बनेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। मेहनत बनता है, मेहनत करना होगा। और दरअसल अभी आपकी कुंडली में 2021 के 10वें महीने में शनि की दशा आ रही है। शनि इन सब चीज़ों के कारण बनते हैं, और आपकी कुंडली के लिए वो कारक भी होंगे, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होते हैं। यानी कि नौमेश और दशमेश होकर के जन्म कुंडली में योग कारक स्थिति बना करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और शनि और मंगल, ये सब एक साथ बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, तो भाग्य का व्यय हो रहा है क्योंकि वो व्ययेश के साथ बैठा है। जन्म कुंडली में जो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी उसमें व्ययेश बनेंगे मंगल और सप्तमेश बनेंगे मंगल। तो शनि किसके साथ बैठा? भाग्य का सहयोग जो असहयोग में बदल रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी युति जो है वो कहीं ना कहीं भाग्येश की व्ययेश और सप्तमेश के साथ है। और साथ ही साथ वो तीनों ग्रह उसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, शत्रु होते हैं। चंद्रमा जो कि पराक्रम भाव का अधिपति है, आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है। पराक्रम भाव का अधिपति अपने भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में गया, यानी कि पराक्रम का लाभ देगा, लेकिन करना पड़ेगा। अभी वक्त थोड़ा सा कमजोर है। गुरु आपकी कुंडली के लिए देखता हूं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। हालांकि लग्नेश का नक्षत्र लेना किसी भी ग्रह का अच्छा होगा, लेकिन उसका वो बहुत अच्छा मित्र भी तो नहीं होता है। और नवमांश कुंडली में जाकर के देखते हैं तो जिस ग्रह की दशा चल रही है वो गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है। वो यहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि में, यहाँ भी वो कमजोर देखे जा रहे हैं। यहाँ वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में आ रहे थे तो सुख से विच्छेद करा रहे थे, कमजोरी दिला रहे थे। यहाँ वो खुद अष्टमेश बनते हैं, यहाँ वो खुद आपकी कुंडली में क्षमा करें 7 नंबर की राशि में भाग्य भाव में ही बैठ रहे हैं। और अगर बात मैं आपकी कुंडली के वाहन वगैरह का करता हूं, यानी कि D16 का करता हूं, तो यहां पे अगर देखता हूं तो उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है, विलंब है लेकिन होगा, और गुरु का उच्च के हो रहे हैं। D16 चार्ट में जो कि वाहन वगैरह के सुख और भवन वगैरह के सुख के लिए देखा जाता है, वहां गुरु दशम में उच्च के हो रहे हैं और शनि यहां का अधिपति यहीं बैठा है। मेहनत करिए, सुख है। अब आगे बढ़ते, अगली कुंडली है ध्रुव दशोरा। ये है चित्तौड़गढ़, राजस्थान, 19 मई 2003, 14:27। इस आधार पर आपकी कुंडली कन्या लग्न की बनती है, ये बेहतर है। और लग्न के अधिपति अष्टम में ही बैठे हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, मति बुद्धि को परेशान मत होने दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह है, वो ठीक है। आपने पूछा है वैज्ञानिक बन सकता हूँ, बनिए, और बिल्कुल बन जाएंगे। खोज करने की स्थिति जो है आपकी कुंडली में, यहाँ का अधिपति उच्च का हो रहा है पंचम भाव में, और ठीक उसके बाद उसको उच्च के गुरु एकादशवें भाव से बैठ करके देख रहे हैं। ये बहुत साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर दिमाग में ये क्यों आता है कि मैं आपने लिखा है आत्महत्या वगैरह, ये क्या फालतू की बातें हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप खुद को देखिए, आप खुद को देखिए, 2003 के मात्र 17 साल की अवस्था, और ऐसे विचार क्यों आते हैं? शुक्र अष्टम में बैठा है, पौरुषत्व का क्षय न करिए, ये आध्यात्मिक मजबूती का ग्रह होता है। बिल्कुल, गुरु उच्च के हैं लाभ भाव में, मंगल पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, शुक्र अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे विचार तो नहीं आने चाहिए। राहु के साथ सूर्य है, ये उसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन चंद्रमा तो फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
और सुख भाव का अधिपति उच्च का हो रहा है। सूर्य की पूजा, आत्मविश्वास की कमी, इसकी आवश्यकता है। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार किया करिए, प्रत्येक दिन। और एक बात और बता दूं, तो जिनको बता रहा हूं सिर्फ वही करे, सब लोग ना करें। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ। आपकी कुंडली में सूर्य धार्मिक ग्रह होकर के भाग्य भाव में ही बैठा है, लेकिन वो राहु के साथ है। राहु मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपकी कुंडली के बनते हैं पराक्रम भाव के अधिपति। राहु मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो वो सूर्य को भी परेशान करेंगे, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं। नक्षत्र तो सूर्य ने अपना ही ले रखा है, लेकिन वो दरअसल शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो अग्नि तत्व का ग्रह और भूमि तत्व की राशि में बैठा है। इस वजह से सूर्य वहां पे थोड़े से विचलित हो रहे हैं, इस वजह से आत्मविश्वास कभी कभी कमजोर हो रहा है। ठीक है, एक बार आपकी कुंडली का विद्या भाव देखता हूं, D24 चार्ट चतुर्विशांश अगर देखता हूं तो लग्न का अधिपति सूर्य वो जाकर के जन्म कुंडली के बैठे हैं नीच के चतुर्विशांश कुंडली में, जो कि ऐसी ही बनती है। यहाँ का अधिपति सूर्य बना, वो नीच का हो रहा है। यहाँ से भी सूर्य परेशान हुआ ना, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास जब कमजोर होता है और व्यक्ति के अंदर किसी चीज की कमी होती है, तभी तो वो आत्महत्या कर रहा होता है, या ऐसे विचार आते हैं। और सूर्य चूंकि आत्मविश्वास का कारक होता है, आप सभी दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो लोग ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते हों, उनको ये बात सावधान होने वाली कह दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में ये सीधे तरीके से एक बात सीधे तरीके से समझने में आती है कि सूर्य जो कि आत्मविश्वास का कारक होता है, वो अगर कमजोर हो रहा हो और साथ ही साथ लग्नेश कमजोर हो रहे हों, तो 100% व्यक्ति के थॉट और व्यक्ति के दिमाग में विचार बुरे और बुरे ख्यालात आने वाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करता हूं तो जन्म कुंडली में 2 ग्रह उच्च के हैं। सूर्य कमजोर होते हुए भी जहां गुरु उच्च का और मंगल उच्च का, व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है बने, तो ये विचार कहां से आते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विचार करिए, चित्तौड़गढ़ के हैं आप, तो अपने इतिहास को भूल गए क्या? अपने उस पुरखों को भूल बैठे हैं लगता है। विवेकानंद को याद करिए, उनके राजयोग को पढ़ लीजिए, उनके भक्ति योग को पढ़ लीजिए, ज्ञान योग को पढ़ लीजिए। अपने सिलेबस से हट करके अगर ये चीजें पढ़ लिए होते तो ऐसे विचार बिल्कुल नहीं आते। मैं जानता हूं ये बड़ी मुश्किल बात है। 13 साल की अवस्था, 2003 के हैं आप, तो 17 साल के हुए, और विचार देखिए कैसे आ रहे हैं। 17 साल की अवस्था में व्यक्ति जवान होता है, उसके अंदर का खून उबाल रहा होता है, वो उफान पे होता है, बंध और तटबंध तोड़ देता है, और फिर इस तरीके के विचार, गलत है ये, बिल्कुल ही गलत है। मैं जवान हूं, मुझे देखिए, आपके आसपास के लोगों को देखिए, कैसे विचार आते हैं? बिल्कुल ही नहीं। आया कैसे ये? मैं तो समझता हूं कि इसके लिए आपको मार पड़नी चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। हमारे भारत का युवा इतना कमजोर अगर हो जाएगा तो फिर वैज्ञानिक बनने की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आत्महत्या का विचार, गलत है ये। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी कुंडली वो देने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। उच्च के गुरु की स्थिति आपको क्या पता है सर? उच्च के गुरु एकादशवें भाव में संपूर्ण लाभों को देने वाले होते हैं, क्योंकि वहां से 5वें भाव को, तीसरी दृष्टि को, 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के पराक्रम को देख रहे होते हैं। 7वीं दृष्टि से ज्ञान का कारक होता है, यहां उच्च का एक ग्रह उपस्थित है और उच्च का ही गुरु देख रहा है, और 9वीं दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के आय भाव को वो देख रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगली कुंडली है परेश पटेल की। ये 2 मई 2003 21:48 बड़ौदा गुजरात। इसके आधार पर जो कुंडली बनेगी बड़ी अद्भुत बन रही है, मैं तो खुद हैरान हूं। वृश्चिक लग्न की कुंडली, गौर करिएगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, यहां 8 नंबर लिखा, लग्न का अधिपति पराक्रम भाव में उच्च का। एक एक ग्रह को समझा देता हूं। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हैं, यहां पे बुध के साथ। चंद्रमा उसके बाद अगर विचार करते हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां पे उच्च के हैं, राहु के साथ। ये व्यक्ति को बहुमुखी बनाएंगे और स्पष्टवादी बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे, व्यक्तित्व का विशाल बनाएंगे। लेकिन बहुमुखी होने के साथ व्यक्ति कंफ्यूजन में भी रहेगा, क्योंकि वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से चंद्रमा पापक नहीं शुभ ग्रह बन रहा है। उसके बाद मंगल की बात करूंगा तो मंगल भी उच्च के लग्न के अधिपति। बुध आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर के वो जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, और वहां पे शनि बैठा है अपने मित्र की राशि में। ये ठीक है।
आयु देगा। तो बात करी मैंने बुध की, गुरु की, यहां उच्च के भाग्य भाव में, और लग्नेश जो कि उच्च का है उसको उच्च का ही गुरु देख रहा है, सेम पिछली कुंडली की तरह, यानी कि गुरु भी उच्च के हो गए। उसके बाद बारी शुक्र की आती है, शुक्र भी उच्च के पंचम भाव में, यानी कि कितने ग्रह उच्च के हो गए? सूर्य, चंद्रमा उच्च के, सूर्य उच्च के, मंगल उच्च के, बुध विपरीत राजयोग में, गुरु उच्च के, शुक्र उच्च के, शनि मित्र की राशि में। व्यक्ति जो भी करेगा अद्भुत करेगा। और एक बात और बता दूं, तो अगर कई बार जब कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है, इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा। तो इस भुलावे में मत रहिएगा कि कुंडली बहुत अच्छी है इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी है यानी कि कंफ्यूजन भी देने वाली है। ये सत्य है जीवन का और कुंडलियों का। दरअसल दोनों चीजें स्वीकार करनी होंगी, क्योंकि मंगल लग्न का अधिपति होकर के पराक्रम भाव में अकेला बैठा है और उस पे आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है, वो ठीक है, बाकी स्थितियां ठीक है। व्यक्ति बेहतरीन है खोजी प्रवृत्ति का, या व्यक्ति इंटरनेट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित या कोई भी काम करे, अगर किसी भी क्षेत्र में जाए तो अच्छा ही करेगा। कुंडली बेहतरीन है। और मैं समझता हूं कि नवमांस में भी अगर इन ग्रहों को देखता हूं तो मंगल अपनी राशि का हो रहा है यहाँ पे पराक्रम भाव में ही। सूर्य आपकी कुंडली में नीच की तरफ बढ़, अब देखिए ग्रह कैसे बदल रहे हैं। मतलब लग्न कुंडली में तो सारे ग्रह ठीक ठाक दिखे थे, अच्छे दिखे थे। नवमांस में जब तक इसका विचार नहीं करेंगे तब तक कुंडली को सही तरीके से स्पष्टतया नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सूर्य उच्च के लग्न कुंडली में थे छठे भाव में। तो अगर छठा भाव में ग्रह अगर जाएगा तो प्रभावित तो होगा, और वो बुध के साथ बैठा है जो कि अष्टमेश है। तो अब नवमांस में अगर देखता हूं तो सूर्य बैठे हैं जहां जन्म कुंडली में वो 8वां भाव है और वो नीच की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रह जो नवमांस में प्रभावित कर रहा था अपने आप को, वो यहाँ लग्न कुंडली में अपने उच्चता से प्रभावित कर रहा था जातक को, यहाँ वो नवमांस में नीच की तरह या कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अब देखिए कैसे ग्रह बदल रहे हैं। लोग दरअसल खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे विचार करिए तो चंद्रमा यहाँ पे 12वें जा रहा है और मकर का हो रहा है, वो कमजोर करेगा, व्यक्ति के कंफ्यूजन को बढ़ाने में उसकी महत्ती भूमिका देखी जा सकती है। 12वें है, अकेले है, चंद्रमा है मन, और वो बनता कहाँ का अधिपति है? तो आपकी कुंडली में रोगेश है, तो रोग का अधिपति होकर के 12वें, हालांकि वो रोग भाव को देखेगा तो फिर भी ठीक देगा, लेकिन मन को नियंत्रित रखना है, क्योंकि यहां भी उच्च के चंद्रमा थे लेकिन राहु के साथ थे, कंफ्यूजन में है बच्चा। और मंगल यहां बैठ रहे हैं, अब वो गौण राशि में आ गए, अपने गौण नहीं मूल त्रिकोण राशि में आ गए, लेकिन पराक्रम भाव में अकेले। बुध आपकी कुंडली में वृश्चिक का हो रहा है और वह बैठा किसके साथ है? गुरु के साथ, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। बुध के बाद गुरु आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं वृश्चिक के होकर के, ये ठीक है क्योंकि लाभ के अधिपति होकर के। अब देखिए सभी ग्रह जो हैं वो कैसे सामान्य सी राशियों में और सामान्य सी अवस्थाओं में जा रहे हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में वो जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पे लाभ भाव में जा रहा है, तो ये तो ठीक होगा। गुरु की राशि में जा रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा वहां भी प्रभावित करेगा। राहु केतु की स्थिति, राहु लग्न में आ रहे हैं, व्यक्ति को भ्रम में डालेंगे। तो लग्न कुंडली में तो ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन नवमांस में वो थोड़े से कमजोर से प्रतीत हो रहे हैं। इस वजह से बात कहूं तो सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी को प्रत्येक दिन बच्चे से दिया जलवाइए अगर हो सके तो। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है राकेश धनुक, यह है त्रिपुरा अगरतला से, 10 सितंबर 1991 2:20। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली और लग्न में ही शुक्र, यानी कि एक तो शुभ ग्रह की राशि बनी और दूसरा एक शुभ ग्रह वक्री अवस्था में बैठा है। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में अगर कैरियर का सवाल आपने पूछा है तो लग्न, सूर्य, चंद्रमा और दशम, इन सबको देखना होगा। तो लग्न चंद्रमा की बनती है, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा कन्या राशि में, और वो नवमांस में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, यानी कि ये ठीक है। और मंगल के साथ बैठे हैं नवमांस में, ये प्रतियोगी बनाएंगे व्यक्ति को। मंगल यहाँ भी साथ में है, यानी कि चंद्रमा मंगल नवमांस में भी एक साथ और लग्न कुंडली में भी एक साथ, ये ठीक है।
मंगल दरअसल आपकी कुंडली के पंचमेश बनते हैं, यानी कि लग्न के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति, केंद्र और त्रिकोण, इन दोनों भावों के अधिपति एक साथ आ रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। हस्त नक्षत्र है, ये भी ठीक है। द्वितीय भाव में सिंह राशि का निर्माण और वहाँ सूर्य, गुरु और बुध बैठे हैं, ये भी बेहतर है। वहाँ का अधिपति वहीं बैठा और दो शुभ ग्रह के साथ बैठा और भाग्येश के साथ बैठा, व्ययेश के साथ बैठा है। अपनी बुद्धिमती क्षीण मत करिएगा, बुद्धिमत्ता को कमजोर मत करिएगा। दिमाग में रेगुलर कोई ना कोई चीज़ बनती रह रही है, दिमाग रेगुलर चालू है, वो शांत नहीं है, उसमें हिलोरे ले रहे हैं। मत उसको हिलोरे मत लेने दीजिए, उसको स्थिर करिए। देवताओं का दर्शन, गणेश जी की पूजा। और अगर कैरियर के हिसाब से पूछते हैं तो आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र और ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। कर्क लग्न है, लग्न में शुक्र है, गुरु आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं, नवमांश में भी गुरु बुध एक साथ। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, शनि भी ठीक ठाक अपनी राशि में। दशमांश कुंडली में भी सूर्य मीन के, गुरु बुध एक साथ। शिक्षक बनने के योग आपकी कुंडली में ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, तो टीचर बन जाइए। दशमेश आपकी कुंडली में मंगल बनता है, वो चंद्रमा के साथ है, लग्नेश के साथ है और वो हस्त नक्षत्र का बैठा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र। अगर व्यक्ति जल से संबंधित भी व्यवसाय करना चाहे, चांदी का व्यवसाय भी करना चाहे, क्योंकि लग्न में शुक्र है और चंद्रमा की राशि है, तो कर सकता है। दशमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो कर्क लग्न की राशि बनती है, लग्न के अधिपति दशमांश कुंडली में यही बैठे हैं और मंगल के साथ। हर जगह मंगल है, मंगल ही मंगल है, क्योंकि दशमेश यहाँ भी होता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप अगर जो भी काम कर रहे हों उसमें से अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर व्यक्ति जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊपर से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि प्रतियोगिता भाव का अधिपति गुरु आपकी कुंडली में सूर्य के साथ यहाँ बैठा है। लग्न कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति गुरु, वहाँ राहु बैठे हैं, व्यक्ति को प्रतियोगी बनाएंगे। छठे भाव का राहु कभी कभी मानसिक परेशानी देता है और आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए 7:15 रत्ती दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को, ये काम करिए। और अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, ओम गंगणपतये नमः। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। नंदन नाम है इनका, आरा विहार से हैं, 17 नवंबर 1991 शाम के 4 बजे। इस आधार पर कुंडली मेष लग्न की बनती है और मेष लग्न के अधिपति होते हैं मंगल। वो आपकी कुंडली में यहाँ के अधिपति और सप्तम में बैठे तुला के होकर के। तुला राशि बनी यहाँ और इसके आगे जस्ट सूर्य बैठे हैं बुध के साथ। सूर्य और बुध अष्टम में व्यक्ति के मति बुद्धि को परेशान करते हैं। संबंध गलत लोगों से भी कई बार बनाते देखे गए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन का है, वो 12वें जा रहा है। मन को स्थिर रखिए, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, आपको फल दे सकता है। और गुरु जो कि आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो यहाँ पे बैठे हैं पंचम भाव में, 5 नंबर की राशि बनी, ये बहुत अच्छा है। भाग्य भाव के अधिपति हुए मित्र की राशि में बैठे और आपकी कुंडली में मंगल लग्न को देख रहा है, शुभ कर्तृ योग लगा है। मंगल को शुभ कर्तृ योग, क्योंकि एक तरफ शुक्र जैसा शुभ ग्रह, अगली तरफ बुध बैठे हैं, तो ये भी ठीक है। सूर्य बैठे हैं जो कि आपकी कुंडली के ज्ञानेश हैं, लेकिन एक कमजोरी दिख रही है व्यक्ति के आत्मविश्वास में। कारण है क्या? क्योंकि सूर्य विशाखा में बैठे हैं, वो गुरु आपकी कुंडली के व्ययेश बनते हैं और वो भाग्य भाव के भी अधिपति होते हैं। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र अपने नक्षत्र में और सूर्य विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, लेकिन वो अभी तुरंत ही नीच की राशि को पार कर बैठे हैं। तो नीच की राशि से निकला ग्रह या नीच की तरफ बढ़ रहा ग्रह अपने आप को प्रभावित करता है और इस वजह से व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी कभी कमजोर और व्यक्ति के आय के मार्ग को वो अवरोध में डालता है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो ज्ञान तो ठीक दिख रही है मुझे, ज्ञान की अवस्था तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हाँ, नवमांश में गुरु और राहु यहाँ बैठ रहे हैं और ये होता है चूंकि ज्ञान और बुद्धि का भाव, यहाँ पे उसको वो कमजोरी में रख रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञान भाव के अधिपति राहु के साथ बैठ रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का नवमांश बन रहा है। वृश्चिक नहीं, सिंह लग्न का नवमांश बन रहा है। तो सिंह लग्न का नवमांश गुरु यहाँ बुध की राशि में राहु के साथ, तो ये थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञानेश होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु ज्ञानेश होंगे और ज्ञान भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में जा रहे हैं। राहु के साथ गुरु की स्थिति या राहु के साथ ज्ञानेश की स्थिति व्यक्ति के दिमाग को प्रबल भी बनाती है, लेकिन कभी कभी कमजोर ज्यादा कर देती है। आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है जो कि षष्ठेश है और वो षष्ठम भाव का अधिपति होकर के 8वें भाव में बैठा है सूर्य के साथ, जो कि नीच की राशि के निकले हैं और वो पंचम भाव के अधिपति होते हैं जहां गुरु बैठे हैं। तो गुरु और सूर्य का संबंध ठीक दिख रहा है, क्योंकि सूर्य ने गुरु का नक्षत्र धारण किया और गुरु सूर्य की राशि में बैठे हैं, ये ठीक है।
कमज़ोर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत कहाँ है। तो गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी के मंदिर का दर्शन अगर हो जाए तो बहुत उत्तम है। गणेश जी को दुर्वा वगैरह चढ़ाया करिए बुधवार के बुधवार, अगर बन जाए तो ये काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली राशि मीन की है, आने वाले दिनों में उस पर 7.5 चलने वाली है कुछ सालों में, तो अभी से ही हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन करते रहिए। हनुमान जी का नित्य प्रतिदिन दर्शन हो जाए तो अति उत्तम है। बुध में राहु हैं, इस वजह से थोड़ी सी तो परेशानी रहेगी, मति बुद्धि को परेशान करते हैं वो, और वो दरअसल आपकी कुंडली में मतलब थोड़े से परेशान कर रहे हैं क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं गुरु के साथ, और वो गुरु हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो भाग्य को थोड़ा सा तो और देंगे। ये व्यक्ति को धार्मिक बहुत ज़्यादा बना देते हैं। यहाँ के राहु धनु के हैं ना वो, तो व्यक्ति को धार्मिक बहुत ज़्यादा बना देते हैं, और यहाँ का अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं ये, तो ये ठीक होगा। लेकिन मीन राशि है, मैं उसी से डर रहा हूँ। और ऊपर से एक बात बताऊँ तो आपकी कुंडली में लग्न बिल्कुल खाली है, लग्न खाली, और लग्न पे और एक बात बताऊँ तो दरअसल शनि का प्रभाव, गौर करिएगा, तो शनि का प्रभाव चंद्रमा पे है। एक तो खुद वो भटक रहा था, ऊपर से शनि की दृष्टि तो विषदोष लगा देता है, तो ये आय को, कैरियर को, रोजगार को, मन को, सबको थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। और दरअसल वो लाभेश होकर के दशम में बैठा है। लाभ भाव भी पापी भाव और केंद्र का दशम स्थान भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके मति बुद्धि को चंचल और अपवित्र कर रहा है। सूर्य की पूजा, सूर्य को अर्घ, गणेश जी के मंत्रों का जप, दुर्वा का दान, कुछ इसी तरीके से अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली कुंडली है शोभा रानी। यह है अजमेर राजस्थान, 22 सितंबर 1991 रात्रि के 12:20। इस आधार पर इन्होंने पूछा है सवाल कि विवाह की स्थिति बता दीजिए। अभी आपकी कुंडली में गुरु में राहु चल रहे हैं, और गुरु की राशि में ही राहु बैठे हैं अकेले, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र है। आपकी कुंडली के लिए शुक्र पंचमेश होते हैं, शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हैं द्वितीय भाव में, संबंध तो ठीक जा रहा है। 2022 के चौथे महीने तक विवाह का योग बहुत अच्छा है। गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, गुरु यहाँ के अधिपति सप्तम भाव के, और बुध लग्न के अधिपति, यहाँ से भी विवाह के योग दिख रहे हैं। कमजोरी राहु करा सकते हैं, कभी कभी ये अपना नैसर्गिक गुण नहीं देते हैं, और शनि का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं पंचमेश से बन रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए ये भाग्य भाव और अष्टम भाव, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के न भाग्य भाव में न बैठ करके यहाँ वो बैठे हैं अष्टम भाव में, और वो थोड़े से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल शुक्र का नक्षत्र राहु रखा, गुरु में राहु बैठे, राहु एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन शनि उसको मंद कर दे रहे हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या देवगुरु बृहस्पति को मनाइए ना, पीले रंग के वस्त्र का दान करिए। पीला और कात्यायनी मंत्र तो आप लोग जानते ही हैं, आजकल तो ये इंटरनेट पे बहुत प्रचारित है। अगर फिर भी अगर समस्या बन रही होगी तो मैं एक बात आपको कहूँगा, तो अपनी स्थिति में आप मुझे एक बार संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली, ये अंतिम कुंडली है कमल हंस जी की, 7 जून 1965, 22:15, हरियाणा कुरुक्षेत्र। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति महाधनी योग लगा करके गए हैं धन भाव में। लेकिन एक बात करता हूँ, तो ये चूंकि मकर के बाद कुंभ राशि बनेगी, और शनि की ये मूल त्रिकोण राशि होती है, और इस अवस्था में कि उनके अंश को अगर देखता हूँ तो वो 23 अंश के हैं, तो स्व राशि का फल करेंगे, मूल त्रिकोणस्थ तो नहीं होंगे। अब जरा गौर करिए, तो व्यक्ति ऋण से परेशान है, तो समझिएगा, तो धन भाव का जो अधिपति है वो धन भाव में बैठा, धन को तो ठीक दिख रहा है, लेकिन नक्षत्र अब गौर करिए, तो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद का। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है गुरु का नक्षत्र, और ये आपकी कुंडली में बनते हैं व्यय के अधिपति। व्यय के अधिपति हुए, यहाँ का अधिपति होकर के गुरु बैठे हैं पंचम भाव में, और ये धन भाव भी होता है, धन का सुख भी होता है। यहाँ पे बैठे हैं गुरु बुध राहु और सूर्य, यानी कि राहु, गुरु, बुध और सूर्य, ये सबको राहु परेशान करेगा। वृषभ का है। ऊपर से अगर लाभ भाव को देखता हूं तो लाभ भाव का अधिपति मंगल अष्टम में बैठा है, और गुरु 12वें भाव के अधिपति शनि को प्रभावित कर रहे हैं। लाभ का अधिपति भी लग्नेश को प्रभावित कर रहा है। दरअसल लग्नेश, लाभेश और धनेश, ये तीनों का संबंध जन्म कुंडली में बन रहा है, और मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और ये सूर्य आपकी कुंडली में वृषभ के होकर के बैठे हैं राहु के साथ।
यानी कि लाभ को भी वो कहीं ना कहीं नक्षत्र प्रभावित कर रहा है। और दशा आपकी कुंडली में लग्नेश की चल रही है, शनि की दशा है। आपकी कुंडली शनि अगर देखता हूं तो 23 अंश 56 कला के हैं, 23 अंश 36 कला के हैं और ये वृद्ध हो जाएंगे इस अवस्था में कि लग्न का अधिपति अगर धन भाव में बैठा वृद्ध हुआ और वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, मंगल से दृष्ट है, जो कि पापी भाव का अधिपति बनता है, उसका परम शत्रु है। नवमांस कुंडली में भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में शनि जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं द्वितीय भाव में वृषभ के ही होकर के यहाँ पे, और केतु 12 में। स्थिति थोड़ी कमजोर मुझे दिख रही है। गणेश जी की पूजा बनती है, हनुमान चालीसा का पाठ या घर में सुंदरकांड का पाठ ये जरूरी है। और दरअसल ये जो ऋण की समस्या है वो आपको पिछले 2, 4, 5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही होगी, क्योंकि बुध की दशा आ गई है और बुध होते हैं षष्ठेश, ये ऋण भाव है और वहाँ पे शुक्र बैठा है और शनि के अगले ही भाव में मतलब शुक्र की उच्च राशि का निर्माण हो रहा है, ये भी देखना होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे परेशान करने वाली बात तो दिख रही है। अस्तमस्त मंगल है, वहाँ पे क्रूर ग्रह की राशि बनी है और वहाँ का अधिपति पंचम भाव में जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में एक तरीके से शुक्र जो कि पंचम भाव का अधिपति छठे में बैठा और वो सभी ग्रहों को परेशान कर रहा है, क्योंकि गुरु भी नहीं चाहते हैं कि शुक्र की राशि में मेरी स्तुति बने, सूर्य भी नहीं चाहते हैं कि मैं शुक्र की राशि में बैठूं, राहु ठीक है लेकिन वो दरअसल व्यय को भी वृद्धि में दे रहा है, आत्मविश्वास को भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में लगा रहा है। समराशि के बैठे हैं ना सारे ग्रह, समराशि के सूर्य, समराशि के चंद्रमा, अस्त ग्रहों की संख्या बुध और गुरु सूर्य से अस्त हो रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए। शिव जी के ऊपर से मीठा जल या दूध में चीनी मिला करके थोड़ा सा चढ़ाया करिए, पिसी हुई चीनी या गुड़ और जल मिला करके ये चढ़ाया करिए। पिसी हुई चीनी वाला उपाय बहुत लाभ करता है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल का कार्यक्रम शायद ना बना पाऊँ, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है अचानक, आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों से संबंधित काम के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, कल नहीं परसों। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।